सबसे ऊपर मैंने AAO ही डाला था, सबसे MEA इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे ऊपर मैंने AAO ही डाला था, मेरी फर्स्ट चॉइस। AAO का जो जॉब प्रोफाइल है, तो पर्सनली AAO का जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग वर्क है और आपको एक सेक्शन संभालना होता है। मैं 19 बंदों से मिला हूँ जो हमारे साथ ट्रेनिंग में है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो AAO की जॉब को कंप्लेनिंग करे। मेरे साथ हैं अभिनव राजपूत। बहुत सारे लोग आप में से इनसे फेमिलियर होंगे। टॉक विद अभिनव पे आपने देखा होगा, राइट? लेट्स टॉक विद अभिनव। लेट्स टॉक विद अभिनव, ठीक। AAO हैं अभी और ये जॉब इनको बड़ी प्यारी है। 2018 से आप AAO हैं? यस। 2018 से AAO हैं। 2018 में इनको CSS मिल रहा था। एक्साइज दिल्ली के 50% चांस थे, मतलब 50-50 था। दिल्ली या नेबरिंग स्टेट मिल सकता था। रहते हैं दिल्ली में, 2 मकान हैं दिल्ली में, फिर भी इनको लेना था भैया कि AAO ही बनेंगे, ठीक। उससे पहले CGDA ऑडिटर पोस्टेड थे। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी कि भाई मतलब CSS सेक्रीफाइस करना, मेरे हिसाब से भी अगर मैं दिल्ली से होता तो डेफिनेटली CSS लेता। वो क्या कारण थे कि इन्होंने AAO लिया, कितना खुश हैं AAO की जॉब से, कितने मार्क्स रहे इनके, मतलब क्या इत्तेफाकन AAO बने। वैसे जैसा CSS हमने बता ही दिया तो समझ में आ गया होगा कि काफ़ी अच्छे नंबर है। खैर, वो सारी चीज़ें समझेंगे इनसे। और एक काम ये और करते हैं, चैनल पे अपने मैथ्स यानी कि गणित की बहुत अच्छी क्लासेस डालते रहते हैं। लेट्स टॉक विद अभिनव पे ढेर सारे इंटरव्यू, अच्छी क्लासेस, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले जानते हैं इनसे कि शुरुआती पढ़ाई लिखाई, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा। अभिनव। जैसा कि इन्होंने बताया आपको, अभिनव राजपूत नाम है मेरा और दिल्ली से ही हूँ मैं। ब्रॉट अप मेरा दिल्ली में हुआ है। बिलोंग मैं बिहार से करता हूँ, बट मेरी पढ़ाई वगैरह दिल्ली में हुई है, यहाँ के नॉर्मल सरकारी स्कूल से। और 12 तक जैसे कि नॉर्मली सरकारी स्कूल में मैक्सिमम 90% हिंदी मीडियम ही होते हैं, तो हिंदी मीडियम से था। और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स की हेल्प से मैं कॉलेज में गया। अच्छा, स्पोर्ट्स की हेल्प से गए? हाँ, मतलब सदानंद कॉलेज में मैं था, तो यहीं बगल में ही है कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। तो स्पोर्ट्स कोटे से मैं वहाँ गया और फिर मैंने वहाँ से BA प्रोग्राम किया है। नहीं, रोकना चाहूँगा। तो भैया स्पोर्ट्स में क्या करते थे आप, पहले ये बताओ। क्रिकेट खेलता था मैं, क्रिकेट। अच्छा, बढ़िया क्रिकेटर थे मतलब? हाँ, ठीक ठाक खेलता था, मतलब बढ़िया होता तो फिर मैं आज रणजी खेलता, बाकी ओके था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं खेलता था लेकिन मतलब इट्स नॉट लाइक कि मतलब इसमें प्रोफेशनल बनना है। लेकिन इतने बढ़िया थे कि स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिल गया। वो कोटे से एडमिशन मिल गया था, ये इतना था मैं। ग्रेट। फिर ये पढ़ाई लिखाई का भूत कब से सवार हुआ? क्या बचपन से इंटेलिजेंट थे या क्या था? नहीं, एक्चुअली पढ़ाई में मैं आज भी बहुत अच्छा नहीं हूँ। पढ़ाई में मैं बहुत डाउन रहा हूँ। जैसे मेरे 10th-12th में 61% थे और ग्रेजुएशन भी मेरा एग्जैक्ट 60 आया, जस्ट बिकॉज कि उस समय बैंक PO में 60% चाहिए थे, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। और तभी मुझे पता चला कि नहीं, मेरे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरे एग्जैक्ट 60 आए हैं, ना एक नंबर ज़्यादा ना एक कम। तो वहीं से फिर पता चला कि है अपने अंदर कुछ। और फिर मैंने पहले बैंक की स्टार्टिंग की थी और बैंक में भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स निकाले थे, क्लर्क PO, SBI PO, IBPS PO, और फिर अचानक से SSC के लिए। रोकना चाहूँगा, क्लर्क PO, SBI PO, IBPS, मतलब सारे एग्जाम्स निकाले, सारे फॉर्मेट? PO क्लर्क, SBI PO एंड क्लर्क, और ये सारे मेरे 2016 तक निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने दिया नहीं, बिकॉज कि मुझे SSC में जाना था। तो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी नहीं गया मैं, सिर्फ SBI PO में गया था, जस्ट बिकॉज कि तब मेरे पास जॉब नहीं थी। उसके बाद मैं किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया। हालांकि मेरे मार्क्स इतने थे कि मैं मेरिट से काफ़ी ऊपर था, बट मैं गया नहीं था जस्ट। और फिर 2016 में से एक्चुअली जब मैं अंडर ग्रेजुएट था 2015 में, तो मेरे 2015 CGL में भी इतने मार्क्स थे कि मुझे TA मिल जाता, टैक्स असिस्टेंट। क्या बात है, क्या ये तैयारी किसने बताया, मतलब SSC के बारे में कैसे पहुंचे, कैसे घुसे? 2014 के एंड में मुझे पता चला। एक्चुअली मैं फाइनल ईयर में था और मैं मैथ्स में फेल हो गया था। अच्छा। सो एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट था मेरा मैथ्स। तो अब क्योंकि आप मैथ्स में फेल हो गए, आप नेक्स्ट ईयर आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तो बीच में करें क्या। तो मेरे गांव के हैं एक यादवेंद्र भैया, अभी वो CSS में हैं। अच्छा। अब तो वो सेक्शन ऑफिसर बन गए हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था SSC के लिए पहले। बट मैं चाह रहा था बैंक, क्योंकि बैंक का टाइम जो है ना वो जल्दी निकल जाता है। एक्चुअली बैंक में आप घुसते हो 6 महीने 1 साल में आपके पास नौकरी होती है। तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया था और फिर थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि बैंक की जॉब के साथ ना आप आगे बढ़ना थोड़ा सा टफ है।
पैसा अच्छा देता है, वो अच्छे देते हैं, लेकिन फिर मैंने CGL पे स्विच किया। CHSL भी दिया मैंने, CHSL भी निकला था मेरा 2015-16। तो उसके बाद फिर रेगुलरिटी मेरी बनी रही, और CGL 2016, 17, 18, 15 भी निकला था जब मैं फाइनल ईयर में था तभी। बट अगेन वो फाइनल ईयर में था तो वो काउंट नहीं होता है, बट निकल गया था। ओके, तो मतलब पहले अटेम्प्ट में निकलता चला गया एग्जाम, ये पहले अटेम्प्ट में CGD ऑडिटर फिर हम कह सकते हैं। सो मेरा जो पहला एक पेपर था जो CHSL 2014 दिया था मैंने, उसमें मैं फेल हो गया था, मतलब प्री नहीं निकला था। सो मेरी लाइफ का इकलौता एग्ज़ाम है जिसका प्री नहीं निकला है। अदरवाइज उसके बाद फिर मैं जो भी एग्ज़ाम देता गया, टचवुड निकलता गया। बस मुझे इंग्लिश पे काम करनी पड़ी थी, तो इंग्लिश थोड़ा ठीक करके निकलता गया। तो पहला एग्ज़ाम वही था, फिर CGD ऑडिटर था मैं, और लेकिन मैं बनना हमेशा से AAO ही चाहता था। ये AAO का भूत कैसे सवार था? सो दो कारण हैं। पहला कारण तो ये था कि मेरे पापा गजेटेड ऑफिस चाहते थे कि उनका बेटा गजेटेड ऑफिसर हो, बट पर्सनली मैं दिल्ली की जॉब चाहता था। तो 2016 में गलती से टिक करना भूल गया था मैं। अच्छा। अभी की तरह नहीं है कि अभी 180 आपके मार्क्स है, 70 है तो आप AAO के लिए आप कट ऑफ पार कर जाओगे। 2016 में आपको टिक करना पड़ा था कि जब आप फॉर्म भरते हो उसी में आपको टिक करना था कि क्या आप AAO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने टिक नहीं किया था, तो उसके लिए मैं 2016 में AAO नहीं दे पाया। 17 में मेरे प्री में उतने मार्क्स नहीं थे कि AAO के लिए क्वालिफाई हो पाऊँ। 18 में मेरे अच्छे थे, तो 18 में AAO मिल गया मुझे, तो AAO मैंने सबसे ऊपर मैंने AAO ही डाला था। सबसे MEA, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सबसे ऊपर मैंने AAO ही डाला था। मेरी फर्स्ट चॉइस यही थी। AAO डाला आपने, और आपको CSS वगैरह सारा मिल ही रहा था, है ना? हाँ, मिल रहा था। तो आपने दो कारण पूछा, तो एक कारण तो पापा था, और दूसरा मैं CGDA में जब ऑडिटर था तो मैंने वहाँ देखा AAO का जो जॉब प्रोफाइल है। तो पर्सनली AAO का जो काम है वो बहुत चैलेंजिंग वर्क है, और आपको एक सेक्शन संभालना होता है, आपको बहुत कुछ हैंडल करना होता है एक साथ, और ये CGDA में था। और CAG का स्कोप CGDA से और ज़्यादा है। तो वो चीज़ें एक्चुअली मुझे और ज़्यादा प्रेरित की कि AAO ही लेना है। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे AAO ही बनना है। तो बता दूं आपको, अभी CAG में AAO है, बिहार कैडर में है। तो ठीक है, आपने AAO ले लिया। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई कैसी लगी आप, मतलब 1 साल हो गया आपको? हाँ, 1 साल होने वाला है, फैब में 1 साल हो जाएगा। 1 साल होने वाला है। काफ़ी इंटेलिजेंट शख्सियत हैं और पहले भी जॉब कर रखे हैं, तो इन्होंने पूरा समझ लिया होगा कि बिहार में रहना एज अ AAO, जबकि दिल्ली में घर है, तो कितना सही है कितना गलत है। तो अटेम्प्ट्स वगैरह दे रहे हैं, फिर से CSS चाहते हैं, कुछ रिग्रेट है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 2018 मेरी लास्ट अटैम्प्ट थी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि AAO ही मेरा चॉइस था, और AAO मिलते ही 2018 में मेरी एज ज़्यादा थी नहीं, उस समय मैं 23-24 साल का था, तो मैं और दे सकता था, लेकिन AAO ही चाहिए था। और फर्स्ट 2 चॉइस थे मेरे, दिल्ली और बिहार, तो बिहार मुझे मिल गया, तो फिर मैं खुश हूँ वहाँ पे। और बहुत अच्छी जॉब है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आपके पास अच्छा खासा पावर है। जब आप ऑडिट पे जाते हो, आप सेक्शन में भी रहते हो, तो जो पैराज वगैरह आते हैं जो आप CAG के बुक में छपते हुए देखते हो, आप उन पे काम कर रहे होते हो। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इधर उधर हुई है, आप उसको ऑडिट करते हो, तो काम बहुत अच्छा है। पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, बता दो, ये जो पैरास की बात की उन्होंने, बेसिकली जब आप ऑडिट पे जाते हैं तो जो भी आपको गलतियाँ फाइंड आउट करते हैं उसको ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। उसको आप फिर ऑफिस में लेके आते हैं, फिर आप उनसे पत्राचार करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस। और जब वो चीज़ हो जाती है साबित कि हाँ भाई गलत, वहाँ पे गलती है डिपार्टमेंट की, तो वो फिर एक मोटी सी पुस्तक बनती है जो जिसमें छपती है वो चीज़ें, गवर्नर के साइन वगैरह होते हैं उस पर, फिर वो असेंबली में रखी जाती है। ऐसा ही कुछ है? यस यस, बिल्कुल वही है। आप ऑडिट में जाते हो तो आप पैरा फाइंड करके आते हो। जब आप सेक्शन में बैठे रहते हो यानी हेडक्वार्टर में, तो आपको उन्हीं पे काम करना होता है। देखना होता है कि जो आपने ऑडिट की, वो जो करके लाए हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है। और फिर हम करस्पॉन्डेंस करते हैं जैसा कि सर ने बताया, और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम वो CAG को भेज देते हैं, और CAG फिर पार्लियामेंट वगैरह में दे देते हैं। जो भी आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के पास जाता है वो, तो इसी तरीके से वो जाता है। ओके, तो अभी जैसे 1 साल आपको होने जा रहा है, और बच्चों में एक बहुत बड़ा डर रहता है कि यार हमें फील्ड पे जाना पड़ेगा। बच्चे सोच रहे हैं कि यार हम AAO अकाउंट्स ले लें, AAO ऑडिट ना लें। जबकि बिहार में क्या कंडीशन है? सेम बिल्डिंग में अकाउंट्स और ऑडिट का ऑफिस है? हाँ, सेम। जैसे 6 फ्लोर का है तो 3 फ्लोर अकाउंट्स के पास है, 3 ऑडिट के पास है। तो आपको एक आइडिया होगा, आपकी मुलाकात होती होगी जो अकाउंट्स में भी लोग हैं, तो दोनों में अगर चूज़ करना हो तो किसको चूज़ करना चाहिए बच्चों को? देखो, अगर आप
फील्ड में जाने से डरते हो और आपको चाहिए कि काम भी अच्छा हो, नए नए पैरास पे काम करो, वो करो, तो अकाउंट्स अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सप्लोर करना है, सीएजी जो एक्चुअली में सीएजी है ना, वो ऑडिट है। अकाउंट्स जो है वो एक तरह से आप गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनका अकाउंट मेंटेन करने का काम होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को आपको नहीं मिलेगा, वो ऑडिट में ही मिलेगा। तो इट्स ऑन यू कि अगर आपको एक ही जगह पे रह के जॉब करना है तो आप अकाउंट्स ऑप्ट करो, सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप जगह जगह घूमना चाहते हो, और जैसा मैंने बताया कि आप नए नए पैरास फाइंड करने चाहते हो और दूसरों की गलतियाँ निकालना पसंद है, तो ऑडिट लो जो आजकल सबसे आसान है। तो लेकिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको गलतियाँ निकालने के लिए, है ना? हाँ, ऑडिट में मेहनत है। ऑडिट में आप जाओगे, अलग अलग जगह जाके फाइंड करना है, काफ़ी सारे फाइल्स पढ़ने हैं। सबसे अच्छी बात इस जॉब की मुझे यही लगती है ना कि आप ना इसमें बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पढ़ता रहता है ना वो बूढ़ा नहीं होता है। तो आपको ना नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप कितने भी साल के हो जाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ना फिर भी बुक्स उठानी पड़ेंगी, आपको रूल्स पढ़ना पड़ेगा और बहुत कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में जब हम कहीं ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो सामने वाला डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के बारे में हमसे पूछते हैं कि सर इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब सोचो आप इतने नॉलेजेबल आदमी हैं और काम कर करके आप इतना नॉलेज आ जाएगा, तो ये चीज़ सबसे अच्छी बात है सीएजी के साथ। ओके। और बच्चे जैसे थोड़ा सा ये रहता है कि यार ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन फील्ड में हम क्या लगातार, जैसे एक साल हमारी जो जॉब है, क्या हम एक साल फील्ड में ही रहेंगे या हमारी ज़िंदगी एकदम तबाह हो जाएगी, घर नहीं आ पाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस एकदम ख़त्म हो जाएगा, उसको मतलब कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप साल भर वहीं रहते हो, बीच बीच में आप आते रहते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आपको 3 महीने का प्लान मिल गया तो आप 3 मंथ्स के लिए चले गए, बीच में आपको 15-20 दिन में एक बार घर आने के लिए मिलेगा, 2 या 3 दिन, बट आपके पास छुट्टी है, अगर 3-3 महीने का है तो आप ले सकते हो छुट्टी, ऐसा भी नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन टूर पे जब आप जाते हो उसके अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं। तो ये सोच कर ही लेना, अगर आपको टूर से डर लगता है तो फिर तो मैं बोलूँगा कि ऑडिट आपके लिए नहीं है, फिर आप अकाउंट्स में आप जाओ। और अगेन वही है कि जो टूर है उसे टालना क्वाइटली डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मेल कैंडिडेट के लिए तो और ज़्यादा, बिकॉज कि फीमेल के पास एक प्रॉपर वजह होती है उन लोगों के पास घर पर। फीमेल्स को तो मेरे ख्याल से बिहार में रेयरली नहीं भेजते होंगे। नहीं भेजते, बिहार में तो नहीं भेज रहे हैं, बट ऑफिस की डिमांड पे है। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि क्या फीमेल के लिए जॉब है, तो देखो ये इट ऑल डिपेंड कि आपके ऑफिस की क्या डिमांड है। अगर आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो आपको जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नदर्न स्टेट्स में जैसा मैंने देखा है नहीं भेजते, कि नहीं भेजते हैं। नहीं भेजते, नॉर्दर्न स्टेट में तो नहीं भेजते, साउथ में भेजते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि साउथ वगैरह में ना इक्वलिटी ज़्यादा है, वहाँ मेल फीमेल में उतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ नहीं ठीक है, वो कारण ये बड़ा वजह लगता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर चल गया है जो नॉर्दर्न स्टेट है, कि वहाँ पे ना फीमेल्स को लोग भेजते नहीं हैं, हमें लगता है कि घर पे करना है। बट आजकल की लड़कियाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसी लड़कियों से मिला हूँ जो ज़बरदस्ती जाती हैं टूर पे, उनको जाना अच्छा लगता है। बिहार की बात कर रहे हैं आप? बिहार में भी है एक दो, मैं जिनको जानता हूँ वो ऑडिटर से AAO बनी है और उन्हें हेडक्वार्टर पोस्टिंग दे रहे थे, बोलो नहीं सर इनको भी भेज रहे हैं, हमें भी भेजो, जब तक जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उसके साथ वो काम करने के लिए तैयार है। पहले की तरह नहीं रहा कि नहीं मुझे ऑफिस में ही बैठना है, वो नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना कि जैसे जो सदर्न स्टेट्स हैं, थोड़ा सा विमेन रिलेटेड क्राइम्स भी कम हैं उधर, तो वो भी एक कारण हो सकता है शायद। हो सकता है। इवन मेरी अभी एक दोस्त है, 2018 बैच से ही थी वो, तो अभी वो दिल्ली आई हुई है, सदन में ही है, बेंगलुरु में उसकी पोस्टिंग है, और वो अभी यहीं आई हुई है ऑडिट के लिए। तो लड़कियां साउथ में तो पोस्टिंग है, तो कमर्शियल में थोड़ा सा ये है कि कमर्शियल वालों को ऑडिट ज़्यादा होता है, तो आप फिर वहाँ पे टालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट में काफ़ी अच्छा है। तो ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। CGDA वर्सेस, जब मतलब आप देखते हैं पूरा, कुछ बच्चे कहते हैं CGDA ज्वाइन किया उन्होंने, वहाँ पे भी AAO बनने के ऑप्शंस होते हैं, है ना? तो वो समझते हैं इनसे कि वहाँ पे क्या ऑप्शन है, और फिर ये CG में क्यों आए, वहाँ क्यों नहीं AAO बने, क्या कारण थे उसके? देखो, CGDA से CAG स्विच करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि AAO का जॉब वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। मेरे फादर बहुत, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे जल्दी से जल्दी उनके सामने ही एक, जैसे कि मुझे जॉब लेना था, उनको दिखाना था कि, और हालांकि मेरी जॉब जैसे ही जॉब हुई उसके 2 या 3 महीने बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, तो एटलीस्ट उन्होंने एंड के डेज में देख लिया कि उनके बेटे जो है इन्होंने ये कर लिया। बाकी जब मैं जॉब की बात करूँ तो CAG में एक्सप्लोर करने का ज़्यादा है, CGDA में थोड़ा कम है।
CGDA में आप बहुत सारा चीज़ें को ना डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे, उतना पावर नहीं रहता है, बिकॉज कि आप ना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काम कर रहे होते हो। तो अगर आपको कुछ इधर उधर मिलता भी है तो आप उसको पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करते हो। जैसे CGDA का कोई बुक नहीं छपेगा इस तरीके से कि आर्मी में ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, क्योंकि आप उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक में। तो एज अ पावर की बात करें तो CGDA में थोड़ा कम है, हालांकि जॉब प्रोफाइल वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत CGDA की सबसे अच्छी बात ये है कि वो CAG, हमें लगता है कि CAG बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन CGDA CAG से भी ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है। वहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक एक महीने एक एक सेक्शन में काम करते हो ना, तो 60 साल की नौकरी में ना आप पूरे ऑफिस को घूम नहीं पाओगे, इतना बड़ा ऑफिस है। काम बहुत अच्छा है। आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करते हो तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि आप आर्मी के लिए काम कर रहे हो। तो इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए जब आप काम करते हो तो आपको अपने आप में अच्छा लगता है। और वर्क प्रोफाइल अच्छा है। दोनों का इतना ही डिफरेंस है कि ये बाकी डिपार्टमेंट को करती है और CGDA जो है वो एक तरह से सिर्फ डिफेंस का करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूं, उसमें ट्रांसफ़र कैसा है? और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, कोई बच्चा है जो CGD ऑडिटर है, सोच रहा है WO बन जाऊं, तो वो कितना टाइम लग जाता है उसको, और ट्रांसफ़र्स कैसे हैं? कुछ अगर आपको इस पर क्लैरिटी हो। सो ट्रांसफ़र तो फ्रिक्वेंट है, WOs का 7-8 साल में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उसमें भी है कि ट्रांसफ़र जॉब की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, आपको होम टाउन में आने के चांसेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैं लेंसडाउन में पोस्टेड था, जो एक्चुअली में टेन्योर स्टेशन है। तो 2 साल के लिए आप वहाँ जाओ, उसके बाद फिर आपको जिस भी स्टेट में जाना है आप वहाँ चले जाओ। से आप अपने स्टेट में आते हो, 8 साल जॉब करते हो, 6 साल जॉब करते हो, फिर 2 साल के लिए आप ऐसी जगह चले जाओ हार्ड स्टेशन, फिर वापस से अपने घर आ जाओ। तो ये है। और रही बात डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की, तो पहले बहुत रेगुलर होता था CGDA में, और अभी भी शायद रेगुलर दोबारा होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब तक मैं था तो SAS का एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2015-16 से लेके 2022 तक, अभी होने वाला है अप्रैल, जो मेरे कुछ एक दोस्त हैं वो देने वाले हैं। तो ये बीच में 7-8 साल आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम टाइम पे नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम था CGDA के साथ, लेकिन अब वो हो गया। एक्चुअली वेंडर फाइनलाइज करने में उनको टाइम लगा था, बट अब वो रेगुलर होने वाला है, जहाँ तक मेरे दोस्त मतलब पीछे थोड़ा सा प्रमोशन स्लो रहा। हाँ, पीछे प्रमोशन स्लो था, लेकिन आने वाले दिनों में वो अच्छा हो जाएगा, वो टाइमली होता है। और CGD और CAG में सबसे अच्छी बात ये होती है कि CGDA में आप जैसे ही SAS निकालते हो आप WO बन जाते हो। CAG में ऐसा नहीं होता है। CAG में जब आप WO का पेपर निकालते हो तो आप SAS निकालते ही आप एडहॉक WO बनते हो, और उसके बाद फिर वैकेंसी का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वैकेंसी अराइज होता है तब जाके आप रेगुलर WO बनते हो। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पटना जैसे ऑफिस में 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल लग सकते हैं। एडहॉक WO में मतलब बेसिकली ये होता है कि सैलरी आपको WO की मिलेगी, लेकिन आपका जो प्रमोशन है वो काउंट होगा जब आप प्रॉपर WO बन जाओगे, जो आपके MSCP वगैरह लगने हैं, है ना? Yes, वो जो 4 साल में आप 5400 ग्रेड पे जाते हो, वो तभी आप जा पाओगे जब आप रेगुलर WO की पोस्ट होल्ड कर पाओगे, ना कि एडहॉक WO। तो आने वाले MSCP में भी फ़र्क पड़ता है। और फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंक्रीमेंटल एग्जामिनेशन है, वो आप नहीं दे पाते हो। ये प्रॉब्लम है एडहॉक WO के साथ। मतलब तो सैलरी सेम है, सैलरी की प्रॉब्लम है। मतलब बिहार, यूपी वगैरह की मैं बात करूं तो अगर आप ऑडिटर से WO बनने की सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली WO तो आप जैसे ही SS क्लियर करेंगे आपको सैलरी आने लगेगी, लेकिन 5400 ग्रेड पे ऐसा नहीं होगा कि आपने एडहॉक WO बन गए 4 साल बाद आने लगी। उसमें हो सकता है आपको 7-8 साल लग जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात हमने नहीं की, मतलब बिहार में पोस्टेड हैं आप, पटना में, है ना? वाई सिटी है, राइट? सैलरी कितनी आती है? सो अभी इंक्रीमेंट मुझे इसी महीने मिलेगा, जैन में, और इससे पहले कोई इंक्रीमेंट मिला नहीं है। तो आप ग्रॉस सैलरी अगर मैं NPS वगैरह मान लूँ तो वो 88 के करीब है, और इन हैंड सैलरी 72 के करीब है, 71-72 कट कुटा के, CGHS वगैरह कट कुटा के 71-72 है। अच्छा, अगर दिल्ली में होते तो कितनी आती, मतलब एक्स सिटी में, कुछ आइडिया? 78 के अराउंड। 72 से 78 हज़ार रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऑफिस जैसा कि वाई सिटी या एक्स सिटी में ही है इसका, तो यही सैलरी थ्रू आउट इंडिया मोर और लेस यही रहती है। Z सिटी में बहुत कम ऑफिसेस हैं इसके, बहुत कम ऑफिसेस हैं। मेरे ख्याल से नहीं हो, नहीं है। हाँ, नहीं है, मतलब अनलेस एंड अनटिल कि आप नॉर्थ ईस्ट में, मेरे ख्याल से वो भी कैपिटल हैं तो शायद नहीं, कुछ एक कैपिटल हैं जो Z सिटीज़ में लाई करते हैं, बट ऐसे कम हैं। तो WO की पोस्टिंग एक्चुअली X और Y में ही मैक्सिमम होती है। 99% केस में आप X और Y में ही रहते हो। और वहाँ फिर अलावेंसेस वगैरह भी है नॉर्थ ईस्ट में? वहाँ अलाउंस है, डबल HRA का प्रावधान है, तो सैलरी वहाँ पे और अच्छी मिल जाती है। मेरा एक दोस्त है, वो 92,000 रुपीज़ उठा रहा है। ठीक है, वो शिलोंग में है, एक्चुअली गुवाहाटी में है, और अभी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो ट्रेनिंग के लिए आया हुआ, तो वहीं से पता चलो डबल HRA लेता है, तो अच्छी खासी सैलरी है वहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो। तो इज ही हैप्पी विद नॉर्थ ईस्ट? मतलब अगर कोई
बच्चे पूछते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है या साउथ मिल रहा है, तो इज़ ही हैप्पी विद नॉर्थ ईस्ट? खुश है वो, एक्चुअली में वो खुश है। मैं आपको बता रहा हूँ, AAO में 2 टाइप के लोग होंगे, एक जिन्होंने ऑप्ट किया है मेरी तरह, और एक जिनको मिला है, अपने आप मिल गया है। देखो, जिन्होंने ऑप्ट किया वो खुश रहेंगे क्योंकि वो जानबूझ के गए हैं, और जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया, जिनको मिल गया ना, उन्हें खुश रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? अगर आपको AAO नहीं मिलता ना, आप कोई और जॉब ले भी नहीं पाते। AAO के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है ना, कि अगर आप प्री में अच्छे नंबर ले आते हो ना, तो आप बहुतों से आगे बढ़ जाते हो। तो अगर आपने थोड़े बहुत मेंस में कम भी स्कोर किया, अब वो खत्म हो चुका है। अब खत्म हो गया है। सो पहले यही था। तो अब आप देखो कि अब जो AAOs है वो बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। पहले की तरह नहीं रहा है कि ये पोस्टिंग है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अब तो बहुत, मैं 19 बंदों से मिला हूँ जो हमारे साथ ट्रेनिंग में है। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो AAO की जॉब को कंप्लेनिंग करे। एक भी बंदा नहीं है जिसने 2018 के, मतलब 2-3 बंदे हैं जो 2019 का एग्जाम दिया, उनमें से एक भी स्विच नहीं कर रहा। आई नो 4 ऑफ देम जो एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं। एक की बात आपने कर रखी है, लोकेश, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 24 था, वो स्विच नहीं कर रहा। एक और है जिसको गोवा एक्साइज मिला था, वो नहीं कर रहा। और एक और लड़का है जो एक्चुअली में पटना का है, रांची म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहा है, और रांची ही उसको एक्साइज मिला था, वो नहीं जा रहा है। तो ये है AAO की जॉब। मतलब मेरे साथ रायपुर जैसा शहर, मतलब छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा लोग भयभीत हो जाते हैं कि रेलवे, मतलब एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे और नक्सली आपको बाहर AK-47 लेके खड़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि राजस्थान के बच्चे, क्वालिफिकेशन वाइज बात करूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, E&Y जैसी बड़ी फर्म में काम करके गए, हैप्पी, मतलब कोई एग्ज़ाम नहीं देना दोबारा, ठीक है। देंगे तो फिर शायद अपना RAS वगैरह दें। तो पीपल आर हैप्पी विद दिस जॉब। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिले, एक आधे, जो दुखी भी हों। आप RTI में भी रहे, बिहार भी देख रहे हैं, यूपी से भी दोस्त हैं आपके। सो RTI में मुझे ऐसे नहीं मिला, ना ही बिहार, यूपी में या दिल्ली में मिला। बट मेरे कुछ दोस्त हैं जो एक्चुअली में साउथ में हैं, कमर्शियल में हैं, ठीक है। तो उनका रिव्यू थोड़ा सा ख़राब रहता है क्योंकि फ्रिक्वेंटली उनको टूर पे जाना होता है। और बट मैं उनको कहता हूँ कि कमर्शियल के साथ सबसे अच्छी बात तो ये है कि 3-4 साल बाद आप दोबारा स्टेट में चले जाओगे। तो ये कमर्शियल AAO थोड़े से, मतलब थोड़ा सा टफ है। टफ क्या, मतलब उसमें टूरिंग ज़्यादा है और साउथ में है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं, ऐसा नहीं है। सिविल में अगर मान लो कोई सिविल में किसी को नॉर्थ ईस्ट मिल गया, नॉर्थ ईस्ट वाले तो खैर नहीं है उतने परेशान, अगर साउथ मिल गया तो वो थोड़ा बहुत रहते हैं, ठीक है। बट वही है कि अगर आप एक बार ठान लेते हो कि यहाँ रहना है, जॉब करना है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 29 स्टेट्स है, 29 आई गेस, 4 साल हो गए पढ़ते हुए। जीके वगैरह मेरी बहुत ख़राब थी, तो इनमें से अपने होम टाउन में जाना इज़ क्वाइट, मतलब बहुत मुश्किल होता है। SSC वगैरह या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ना, घर पे जाना मुश्किल है। और मैं तो देखो बच्चों को यही कहता हूँ कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो आपको घर का त्याग तो करना ही पड़ेगा। मोह तो है वो ख़त्म करना ही पड़ेगा। और हम जैसे जो बिहार वगैरह से है, एक्चुअली दिल्ली वालों को तो दिल्ली में जॉब लेना आसान है, लेकिन आप सोचो हरियाणा वाले को दिल्ली में जॉब करना पड़ता है। चलो बगल में है तो वो चल जाएगा, लेकिन बाकी स्टेट में वैकेंसीज है ही नहीं। बिहार वालों के पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्हें बाहर जाना ही होगा। यूपी वालों के पास ऑप्शन नहीं है, या फिर साउथ वाले कम हैं, गवर्नमेंट जॉब में कम है। तो देखो थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ये सेक्रीफाइसेस और बढ़ेगा। UPSC वालों को तो मिलता ही नहीं है घर, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी दे रही है, आप जहाँ पे भी जाते हो ऑडिट करने के लिए बहुत इज्जत मिलता है। आपके पास पावर है, पावर इन द सेंस कि आप लिख सकते हो, लिखने का पावर है और लिखते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा। वर्थ है। ओके, सो नाउ माई सम क्वेश्चंस टू यू। CSS वर्सेस मतलब CSS और AAO। कोई बच्चा है दिल्ली से है तो मैं तो कहता हूँ CSS, लेकिन अदर स्टेट से है तो आप क्या कहोगे? सो देखो, मतलब आप जॉब से क्या चाहते हो। पर्सनली मेरा बहुत लोगों से ये डिफर होता है कि आप ना खुद से क्या चाहते हो। अगर आप क्लैरिकल जॉब करना चाहते हो तो आंख बंद करके CSS ले लो, या कोई भी 2800 ग्रेड पे ले लो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सीट में क्लैरिकल जॉब नहीं करना है, थोड़ा बहुत फाइंडिंग होनी चाहिए, काम करना चाहते हो, तो AAO आपके लिए। और अगर आप घर से मोह है, आपको दिल्ली से प्यार है, आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी रहे लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छे से हो, हालांकि AAO में भी बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है। अगर आप और अच्छे से चाहते हो, आप चाहते हो कि रोज़ 6 बजे तुम्हारे घर जाना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए आप CSS ले लो। AAO के लिए 6 बजे शायद आपको घर ना जाना पड़े, लेकिन किसी नए स्टेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हूँ, किसी नए डिस्ट्रिक्ट में जाके आप ट्रैक पे रनिंग कर सकते हो मेरी तरह। तो ये अच्छी बात होती है। इट्स ऑन यू कि क्या है। अगर आपको क्लैरिकल जॉब पसंद है तो आप CSS जा सकते हो। मुझे नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने CSS ऑप्ट नहीं किया था। बता दूं कि आपको कि अभिनव फिटनेस फ्रीक भी हैं और मैराथन वगैरह दौड़ते रहते हैं, ठीक, लंबे टाइम से रनिंग करते आ रहे हैं। तो आप ये बताओ, जब होटल वगैरह में रहने पे
क्या पूरी वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ जाती है, या यार बस ऐसा है कि हमने अपना रूम छोड़ के होटल पे आ गए और रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज या फिर पढ़ाई लिखाई हम साथ में कर सकते हैं? सो मैं अगेन बोलूँगा ये आपके ऊपर है। अगर आप जिम फ्रीक हो तो फिर तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपको प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल हो मेरी तरह तो आप, मेरा एक बैग है उसमें कुछ शूज़ होते हैं, एक रनिंग शूज़ होगा, दो नॉर्मल, मैं ऑफिस के लिए 2 शूज़ रखता हूँ, मेरा एक ट्रैक रहता है, ठीक है। तो मुझे रनिंग के लिए कहीं पे भी, मैं, आप मुझे यहाँ छोड़ दो मैं यहीं भाग लूँगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी भाग सकते हो, ठीक है। आपको एक प्रॉपर बैग होता है जिसका एक्चुअली जिसका वेट 15-20 किलो होता है, वो आपको हर जगह कैरी करना पड़ेगा। वजन आप 5-7 किलो आपका बढ़ जाता है। आप होटल में रहते हो, आप आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, और ज़्यादा मज़ा आता है जब आप नई सिटीज़ में जाके ना सुबह सुबह उठ के या शाम में ऑफिस के बाद अगर आप वहाँ रनिंग करते हो, उसका एक अपना मज़ा है, वो एक अलग चीज़ है। अगर लेकिन वो वही है, वो सबको पसंद नहीं आता है। बहुत लोगों को घर आके ना अपनी बीवी के हाथ के या मम्मी के हाथ के ना पकौड़े और चाय चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो शायद आपको, आप वो मिस कर सकते हो, लेकिन फिर वही है ना कि थोड़े दिनों में फिर आप बैठ जाओगे, फिर आप पकौड़े खा ही नहीं पाओगे। लेकिन वैरायटी मिलेगी आपको, है वैरायटीज ना? मिलेंगी, हाँ। तो नए नए सिटीज़ के ये अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस होटल में, भैया आप नई नई सिटीज़ घूमो ना यार, सरकार के खर्चे पे घूम रहे हो। अच्छा, मेरा एक सजेशन है कि आपको ना, मतलब जैसे आप बिहार में ट्रेवल भी कर रहे हैं, हाँ। तो यार एक किताब लिखो आप, एकदम लोकल, समझ रहे हो, डेलिकेसीज और ऑल। देखो मैं हूँ बिहार का, बट बहुत अभी धीरे धीरे मैं बिहार अपना टच ला रहा हूँ वापस, तो दिल्ली टच मेरे अंदर अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जैसे ही वहाँ की लैंग्वेज वगैरह मैं सीख लेता हूँ अच्छे से, तो ज़रूर मैं इस पर काम करूँगा जैसा आपने कहा, ठीक है। मैं खाना वगैरह खाता हूँ, मैं फूडी हूँ, ठीक है। और मतलब मैं वो वाला बिल्कुल भी फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ कि जो खाना वगैरह छोड़ दे। हाँ, फालतू की चीज़ें नहीं खाता हूँ मतलब बेवजह, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को खाना वगैरह, मैं नई सिटीज़ जाता हूँ, नए खाने को एक्सप्लोर करता हूँ, तो ये नॉर्मल है, ये आप कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए ना ज़रूरी है आप अपने आप को फिट रखो, तो उसके लिए रनिंग करो। ओके, सो अब मतलब यही है कि द जॉब इज़ रियली वेरी गुड, हम कह सकते हैं। जॉब बहुत प्यारा जॉब। सेटिस्फाइंग। हाँ, मैं सेटिस्फाई उसकी, इसीलिए मैंने 2018 के बाद नहीं दिया। मैं अभी भी दे सकता हूँ, एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा अभी भूला नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे AAO चाहिए था, वो मिल गया, तो आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। और कितने लोग हैं जो, मतलब आपने कहा लगभग कोई, मतलब जाने माने को इधर उधर तैयार नहीं है? 19 लोग हैं, और 19 में से एक भी बंदा SSC नहीं दिया 2018 के बाद। वही मैंने बताया, 4 बंदों ने दिया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, और जब मैं ऑडिटर था ना CGDA में, तो मेरे साथ वहाँ पे 22 बंदों ने ज्वाइन किया था। 22 में से आप मानो एटलीस्ट 10 या 12 बंदे ने दोबारा एग्जाम दिया। ओके, बहुत। और उसमें से 10-12 क्या, मतलब 16-17 बंदों ने दोबारा एग्जाम दिया था। यहाँ 19 में से, यहाँ आने से पहले ही उन्होंने दे दिया था। एक्चुअली 2019 वालों के साथ प्रॉब्लम ये रही कि दोनों साथ में चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम दिया। उसके बाद कोई SSC का फॉर्म नहीं भरता है, कोई तैयारी नहीं कर रहा। 18 के 18 बंदों का मैं आपको इंटरव्यू थोड़े दिनों में मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेना। कोई दोबारा तैयारी नहीं कर रहा, और कोई AAO छोड़ के नहीं जा रहा। 1-2 हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश, बट एक है ऐसा, अदरवाइज तो कोई नहीं है। तो विदेश मतलब क्या, UN ऑडिट, ये जो एम्बेसी ऑडिट, या हमेशा के लिए? हमारे यहाँ UN ऑडिट का भी एक वो है, आपको एग्ज़ाम्स निकालना होता है तो आप विदेश में जाके ऑडिट कर सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो ये उनकी बात कर रहे थे, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली उसको इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखा है, और बहुत अच्छी जगह से कर रखा है। तो जापान वगैरह वो जा सकता है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट वो ट्राई कर रहा है बाहर जाने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो कई बार क्या होता है ना, मुझे लगता है कि जिस आपको ना, जो आपका टैलेंट है आपको वो निकालना चाहिए, ठीक है। वो AAO में फ्रस्ट्रेट होकर काम करेगा, वो कर भी नहीं पाएगा उतने अच्छे से। तो अगर आप बाहर के लिए बने हो तो गो फॉर इट, आपकी जगह कोई और आएगा, वो अच्छे से सर्विस देगा इस डिपार्टमेंट में। तो आप बेटर है कि अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको छोड़ के चले ही जाना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि हमने ढेर सारी बातें की अभिनव के साथ, और आपको ढेर सारा, मतलब एक आइडिया मिला होगा कि AAO की जो जॉब है उसको लेके जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, उस पर आपको एक बैलेंस ओपिनियन देगी ये वीडियो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।